वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मायो और मिस्टर मैक को देखते हैं जो अभी एक गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर न्यूज़ में एक और चीज़ बात आती है कि आज के दिन ही सीसी ने वो अवार्ड जीता था बेस्ट डिज़ाइनर का और वो वापस अपने देश लौट रही हैं। और यही चीज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर मैक और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो भी अभी कुछ फील कर पा रहे थे उसमें बस यही समझ में आ रहा था कि वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यानी उनका शादी मायो के साथ हो चुका था और उस शादी को हुए वे भी पूरे 7 साल बीत चुके थे, पर अभी भी मिस्टर मैक सीसी को भुला नहीं पाए थे। और जब भी वो उनके बारे में सोचते थे और उनके बारे में सुनते भी थे तब उनकी याद उन्हें आने लगती थी। और ये बात मायो को अच्छे से पता थी, इसी वजह से उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब वो इस बारे में मिस्टर मैक से बात करती है तब वो उसी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ता तब मैं भी आज सीसी के साथ अपनी अच्छी लाइफ बिता सकता। कर वहाँ पर मायो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमने ही अपने करियर के लिए सारा गिव अप कर दिया। मैंने भी बहुत ज़्यादा गवाया है। मैंने अपना डॉक्टर का लाइफ जीना बंद कर दिया, अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगे, मुझे कुछ भी किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होने दोगे। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए था और तुम्हारा सपोर्ट, पर मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो आज तुम्हारे नज़र में कुछ भी नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करने से पीछे हट नहीं रही थी। पर आज ये दिन जब तुम मुझे दिखा रहे हो तब मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपने फैसले में कितनी गलत थी। और इसी बीच में उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होने लगता है और मिस्टर मैक गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड में चला रहे होते हैं और ये चीज़ मायो वहाँ पर समझ रही थी और वो बचाने की भी कोशिश करती है। पर मिस्टर मैक इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं वहाँ पर। और तभी उनका एक दूसरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और जब उन दोनों को वापस होश आता है तब वो 7 साल पहले के टाइम में पहुँच चुके थे जहाँ पर उनकी शादी होने वाली थी और वो दोनों का ही रीबर्थ हुआ था इस बार। दोनों अपने आप को अपने सामने देखते हैं तब बहुत ज़्यादा ही हैरान थे, क्योंकि ये वही जगह था जहाँ पर वो आज के बाद से एक दूसरे के होने वाले थे, वो भी पूरी तरह से। और वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे वो सभी मायो और मैक के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। पर जैसे ही वो दोनों को अपना पास्ट भी याद था उसी समय वो दोनों बोलते हैं कि मुझे ये शादी नहीं करनी और ख़ासकर इस लड़की और इस लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वहाँ पर मिस्टर मैक माइक को लेकर सभी से कह देते हैं कि ये शादी यहीं पर कैंसिल होती है। और वहाँ पर मायो को वो कहते हैं कि मैं दोबारा से अपनी लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। अब मैं अपने करियर और अपने ड्रीम पर फोकस करूँगा, जिसकी वजह तुम थी, जो मेरे पिछली लाइफ में वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर मायो को भी समझ में आता है कि सिर्फ उसका ही दोबारा जन्म नहीं हुआ है, यहाँ पर मिस्टर मैक का भी जन्म हुआ है, क्योंकि जो भी उन्होंने अभी बात कही थी वो इससे साफ ये बात क्लियर था। और वहाँ पर बस मायो यही कहती है कि तुम क्या सिर्फ तुम ही अपनी लाइफ जियोगे, मैं तुम्हारे से प्यार कर दोबारा वो गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं भी अपने करियर पर अब पूरी तरह से फोकस करूँगी और अपनी लाइफ को पूरी अच्छे से जीऊँगी। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मायो वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर तो थी ही, पर उसके पास जो भी डॉक्टर और भी उनके साथ काम करते थे वो बस तारीफ किए बिना उनका दिन नहीं जाता था। फिर उसके बाद अपने कलीग्स को थैंक यू बोलकर जब मायो को ये बात पता चलती है कि मिस्टर मैक कहाँ पर हैं और वो बस जब उनसे मिलने जाती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब वो देखती है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि सीसी के साथ है, जिससे वो हमेशा से प्यार करते थे। और उसी लड़की की वजह से मायो और मिस्टर मैक के रिश्ते में दरारें आई थी। और यहाँ पर तो मिस्टर मैक सीसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और वहाँ पर जो भी कलीग्स थे वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टर मैक के लिए खुश थे, क्योंकि वो सब मायो के अच्छे क्लासमेट भी थे और मिस्टर मैक के बहुत अच्छे दोस्त भी, खासकर सीसी के भी। पर वहाँ पर जब सभी मिलकर बस मायो का ही इंसल्ट कर रहे थे तब वहाँ पर सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पर तो मिस्टर मैक ज़रा सा भी उन्हें कुछ नहीं था कि काश अभी तो कम से कम उसके लिए स्टैंड लेते, भली वो अब उसके साथ नहीं है। पर जब मायो अपने पास्ट को याद करती है कि उस समय जब मिस्टर मैक ने अपने प्यार का बात मायो से कहा था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं,
तब वो बात को याद करके और मायो को आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मिस्टर मैक एक बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे, पर उन्होंने अपनी ड्रीम को गिव अप कर दिया था अपने ड्रीम पर, और उनका सारा ब्लेम बस अपनी वाइफ यानी एक्स वाइफ जो पिछले लाइफ में थी उन पर डाल देते हैं, यानी मायो पर। और यहाँ पर सीसी बस ये चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उनके जो दोस्त हैं वो उसी सॉन्ग के बारे में कह रहे थे कि जिस सॉन्ग के लिए मिस्टर मैक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे, और वो सॉन्ग किसी और के लिए नहीं, वो उन्होंने मायो के लिए लिखा था। और पर अब जब सीसी को ये चीज़ लगता है उन्हें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो कहती है अपने दोस्तों से कि तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हुआ है, वो सॉन्ग मेरे लिए लिखा गया था और मैक मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये कॉलेज लाइफ में जो प्यार होता है वो नाम का बस प्यार होता है। और सभी लोग तो वहाँ पर मायो को भी देख लेते हैं कि वो भी यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि तब तक उन लोग अपने में ही बात कर रहे थे, तब तक तो मायो पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था कि वो भी यहाँ पर थे। पर जब वो वहाँ पर कैजुअल ड्रेस में आई थी, तब सभी लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी पहनने के लिए पैसे नहीं है, क्या तुम इतनी गरीब हो गई मैक के जाने के बाद। और मायो को देखते ही मैक का मूड तो वापस से ख़राब होने लगता है, और वो मायो का इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आखिर की भी दाग देनी पड़ेगी, मुझे लगा नहीं था कि मैंने जितना तुम्हारा इंसल्ट किया था उसके बाद भी तुम अपना चेहरा यहाँ पर दिखाने आओगी। तभी वहाँ पर सीसी कहती है मैक को कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए मैक, मायो भी हमारी क्लासमेट थी, तो आज हम जब अपने सारे क्लासमेट और फ्रेंड से मिल रहे हैं तब हम तो मायो से भी मिल ही सकते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद वो हमसे मिलने आई है, पूरे 7 साल बीत चुके हैं। और हाँ, मायो ऐसी नहीं आई थी, उसके पास इनविटेशन कार्ड आया था तभी मायो वहाँ पर आई थी, पर उसके ड्रेस को वो सब देखकर उसका इंसल्ट किए बिना बाज नहीं आ रहे थे। और रहा बात वहाँ पर सीसी का, तो सभी लोग उसके ड्रेस का, उसके ज्वेलरी का तारीफ कर रहे थे कि मैक उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसका कितना अच्छे से ख्याल रखता है। पर उसकी बात को इग्नोर कर वहाँ पर मायो खाने के लिए बैठ जाती है और बाकी सभी क्लासमेट उसी के साथ बैठ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर मैक वहाँ आता है और अपना एक चेक निकालते हुए उस पर कुछ डॉलर्स का नंबर लिखता है और मायो को दे देता है और कहता है कि तुम ऐसे ड्रेस में मत रहो, मुझे पता नहीं था कि मेरे छोड़ के जाने के बाद तुम्हारा ये हाल होगा। और ये सब सुनकर मायो वहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुम मुझे आखिर समझ क्या रखे हो, अगर मैं इस ड्रेस में आऊँगी तब तुम्हारा ये मतलब होगा मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और तुम्हारे पैसों के लिए मैं वेट कर रही थी। और तभी वहाँ पर मायो अपने पास्ट को याद करती है, जब मायो अपने डॉक्टर के फाइनल एग्ज़ाम को पास कर ली थी और उसे बाहर जाना था आगे की पढ़ाई करने के लिए, पर वो अपने ड्रीम को छोड़कर बस मैक के ड्रीम को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मैक अपने ड्रीम को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था और मायो हद से ज़्यादा ही मैक से प्यार करती थी। इसी वजह से वो अपने ड्रीम का कुर्बान कर देती है और मैक को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। फैन कभी भी उसे पैसों की ज़रूरत नहीं फील होने देती है। पर जब मायो इस बारे में उससे बात करती थी कि कभी उसके पास पैसे नहीं होते थे, तब वहाँ पर मैक उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता था। और आज का दिन है जब वही मैक कुछ पैसे देकर मायो को ये दिखाना चाहता है कि वो कितना हेल्पफुल है उसके तरफ। और मायो तो इस चेक को साफ रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर सीसी भी आकर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि मायो को अच्छे से पता था कि वो उन 7 सालों के रिलेशन में, शादीशुदा लाइफ में भी कभी भी मायो को वो प्यार नहीं मैक दिया था जिसकी उसे ज़रूरत थी, जो चीज़ के लिए वो काबिल थी। और आज प्रेजेंट में ऐसा दिखा रहा है कि वो कितना ही ज़्यादा मायो के लिए फिक्र करता है। और वहाँ पर तो सीसी भी आकर मायो को जॉब ऑफर कर रही थी, पर वहाँ पर शायद अभी किसी को ये बात पता नहीं थी कि उस सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल की एक बहुत ही बड़ी सर्जनर है। तभी वहाँ पर जब सभी लोग मायो का इंसल्ट कर रहे थे, फिर भी मायो उन लोगों को इग्नोर कर या कभी कभी उन्हें जवाब देती थी, पर उन्हें बस अपना गुस्सा दिखाना और अपना एटीट्यूड दिखाना और बस मायो को किसी भी हाल में इंसल्टेड फील कराना, बस उन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और एक मोटा इंसान तो मायो को ज़बरदस्ती ड्रिंक भी पिलाना चाहता था, पर उस बीच में मैक बीच में आ जाता है और उस आदमी को अच्छे से सबक सिखाता है। पर ये सब देखकर सीसी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उसे तो लग रहा था कि कब और कैसे इस मायो को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि मायो मैक की एक बहुत टाइम पहले गर्लफ्रेंड
प्रेग्नेंट रह चुकी है और इसी चीज़ को वो बिल्कुल भी नापसंद किए बिना रह नहीं पा रही थी। और तभी वहाँ पर हमारे एक लिटिल चैंप आते हैं जिसका नाम किचू था। किचू एक बहुत ही प्यारा और 4 साल का बच्चा था और वो बस अपनी मॉम के लिए वहाँ पर आया था। और जब मायो को वो अपनी मॉम कहकर पुकार रहा था तब सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरान तो मैक था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई नाटक है। पर वहाँ पर मायो अपने प्यारे से बेटे को किचू को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो बस अपने कुछ फ्रेंड से मिलने आई हूँ। पर उसी बीच में मैक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मायो को बुली करने लगते हैं। और किचू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था मैक पर। और वहाँ पर सीसी भी कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको। पर उसी बीच में किचू को चोट लग जाता है और वो अपनी मॉम को कहते हैं कि मॉम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो, मैं आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटा हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। पर अब मायो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है मैक पर और उससे कहती है कि उसके बेटे से माफ़ी मांगने के लिए। पर वहाँ पर मैक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका बेटा कहाँ से आया, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि मायो एक बहुत ही गरीब लाइफ जी रही होगी और दर दर ठोकर खा रही होगी। पर आज जब उसके बेटे को वो देख लेते हैं तब उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मायो उन्हें कैसे भूल सकती है और किसी और के साथ रह सकती है। और आज तो उनका बेटा भी उन्होंने देख लिया था। पर अभी तक किसी को ये बात पता नहीं थी कि किचू के जो डैड हैं वो बहुत ही ज़्यादा ही अमीर और बहुत पावरफुल इंसान है। बस उन्हें ये लगता था किचू के जो डैड हैं, जो इस सिटी के सबसे अमीर इंसान थे, वो एक बूढ़े इंसान होंगे और मायो उसी से पैसों के लिए शादी कर ली थी। और ये सब सुनकर तो मैक को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सभी लोग उसका इंसल्ट कर रहे थे। पर उस बीच में किचू कहता है कि जो लोग भी मेरी मॉम का इंसल्ट कर रहे हैं उन सबको मेरे डैड अच्छे से सबक सिखाएंगे। और ख़ासकर वो मोटा इंसान तो और ही था जो वहाँ पर बस किचू जैसे छोटे से बच्चे से भी चैलेंज लगा रहा था और कहता है कि जो भी बात तुम अगर सच कह रहे हो, अगर ये सच हुआ तब मैं अपने घुटने पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और जिस पर किचू कहता है वो तो बहुत जल्द होने वाला है। और तभी वहाँ मिस्टर रैन आते हैं और मिस्टर रैन के आते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आ चुके थे और उनके स्वागत के लिए उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। और वहाँ पर मिस्टर रैन को देखकर सभी लड़की का तो होश उड़ जाता है कि इतनी हैंडसम इंसान आखिर कौन है आखिर। पर वो बात को भी जल्दी वहाँ उनकी सेक्रेटरी बता देती है कि आखिर ये कौन है। और जब वहाँ पर किचू अपने डैड को देखता है और मायो अपने हस्बैंड मिस्टर रैन को, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मैक तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर मैक अभी भी अपने पास्ट में ही थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मायो अभी भी उनकी वाइफ है और जैसा चाहे वो वैसा उसके साथ बिहेव कर सकते थे, उसे रुला सकते थे, उसे बुली कर सकते थे। और जल्दी ही किचू वहाँ पर अपने डैड को सब कुछ बता देता है कि कौन कौन लोग थे जो उसका और उसकी मॉम का इंसल्ट कर रहे थे। और ये सब देखकर वहाँ पर जो मोटा इंसान था वो अपने घुटने पर आकर खुद ही माफ़ी मांगने लगता है और किचू और मायो से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मिस्टर रैन आखिर क्या क्या कर सकते हैं जो भी उनके फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करेगा। और वहाँ पर जितने गेस्ट आए हुए थे वो सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें तो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि मायो के हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रैन है। और वहाँ पर उन्हें ही नहीं बल्कि मैक और सीसी को भी ये बात का यकीन था ही नहीं। और वहाँ पर तो मायो अपने हस्बैंड के चिक पर किस भी करती है और सभी को बताती है कि मिस्टर रैन उसके हस्बैंड है और उनके शादी को हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। और जो आज का समय था वो अब 7 साल पहले का ही टाइम अभी तक मिस्टर मैक याद रखे हुए थे कि जब वो शादी तोड़कर वहाँ से चले गए थे उसी बड़ी सभा में जहाँ पर मायो को बस वो अकेला छोड़ दिए थे। पर आज जब मायो को वो खुश देख रहे थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था कि आखिर मायो उनके बिना कैसे खुश है, जबकि वो आज भी यहाँ पर जब वो अपनी प्यार करने वाली उनकी गर्लफ्रेंड है उनके साथ भी वो रहकर भी खुश नहीं थे। और उसके साथ में मिस्टर रैन ये भी बताते हैं कि उनकी वाइफ कोई मामूली वाइफ नहीं है, वो इस सिटी की सबसे बड़ी सर्जन है और सबसे बड़े हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। और जब ये बात मिस्टर मैक सुनते हैं तब उन्हें और ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि उन्होंने तो कभी अपनी मायो पर ध्यान तक नहीं दिया, ना ही उनके ड्रीम को कभी सपोर्ट करने की कोशिश भी की थी। पर आज जब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था तब उन्हें बहुत बुरा तो लगता है, पर उन्हें अभी भी ये गलतफहमी था कि वो शायद मायो से माफ़ी मांगेंगे और मायो उन्हें माफ़ कर देगी। और ये सारी चीज़ को देख कर वहाँ पर सीसी को भी बात ये पसंद नहीं आ रही थी। और जैसे ही वहाँ पर मायो और मैक को छोड़कर वहाँ से जा रहे थे अपने फैमिली के साथ, तभी बाहर आकर जब मिस्टर रैन और मायो बात कर रहे थे उसी बीच में वहाँ पर
मिस्टर मैक आते हैं और मायो को बात करने के लिए छोड़कर मिस्टर रैन और कीचू गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर वहाँ पर मायो के साथ मिस्टर मैक पहले तो अच्छे से बात कर रहे थे, पर जब मायो का बात वो नहीं सुनते हैं तब वो इनका इंसल्ट भी करने लगते हैं। पर वहाँ पर मायो बताती है कि मिस्टर मैक को कि वो मिस्टर रैन से 6.5 साल पहले मिली थी और जब वो उनकी मॉम का इलाज कर रही थी तभी उनका मुलाकात मिस्टर रैन से हुआ था। और उसी समय से मिस्टर रैन समझ गए थे कि मायो कितनी अच्छी लड़की है और उनके लिए जो फीलिंग्स उनके दिल में था वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते जा रहा था। और एक दिन ऐसे ही मिस्टर रैन ने मायो को शादी के लिए तो नहीं, बस पहले गर्लफ्रेंड बनने के लिए ज़रूर प्रपोज किया था और अपनी दिल की बात भी उन्होंने उसे बता दी थी और इसके लिए मायो भी रेडी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय के बाद मायो और मिस्टर रैन का शादी भी हो चुका था और आज उनका एक प्यारा सा बेटा कीचू भी था। पर आज प्रेजेंट में मायो का जो ये स्टोरी है उससे मिस्टर मैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो शायद अपने डिल्यूजन से अभी अभी बाहर निकले थे और जब उन्हें रियलिटी फेस करने का टाइम आ रहा था तब वो उसे साफ इनकार ही कर रहे थे, जिसकी वजह से मायो और उनके बीच में शायद अभी के लिए तो कुछ भी सुलह हो ही नहीं पाएगा। और मायो मिस्टर मैक को बाय बोलकर वहाँ से अपनी फैमिली के साथ चली जाती हैं। फिर उसके बाद बाहर जब सीसी वहाँ आती है और मिस्टर मैक से लड़ाई करने लगती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि सीसी तो सही में मिस्टर मैक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी उनके साथ 7 साल से रिलेशनशिप में थी। क्योंकि मिस्टर मैक जैसे ही मायो से रिश्ता अपना तोड़े थे उसी समय वो सीसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और सीसी तो उनसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। पर अब फिर भी मिस्टर मैक को शायद अपने अंदर ही कन्फ्यूज़न था कि वो किससे प्यार करते हैं, वो चीज़ शायद अभी तक उन्हें पता ही नहीं चली थी। और इसी बीच में उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही बहस होने लग रहा था और उसी बीच में मायो का भी मिस्टर मैक को याद आता है कि वो किस तरह से मायो को बुली किया करते थे और मायो चुपचाप बैठकर रो रही होती है। और वहाँ पर गुस्से में मिस्टर मैक सीसी से अपना सारा रिश्ता तोड़ देते हैं और सीसी ये सब देखकर बस उसे मायो पर ही गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था कि ये जो भी कुछ उनके और मिस्टर मैक के बीच में अभी हुआ है और उनका रिश्ता टूटा है वो सिर्फ मायो की वजह से था। और अब अगले दिन देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर मायो से मिलने के लिए वहाँ पर सीसी आई थी और सीसी अपने दिल के बारे में बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मिस्टर मैक ने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। जिस पर वहाँ पर मायो उससे कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये तुम दोनों का मैटर है। पर वहाँ पर जब उसे लग रहा था कि मायो उसे माफ़ी नहीं मांगने वाली है और उनका कुछ भी अब वो नहीं कर सकती थी, तब वो वहाँ पर तमाशा क्रिएट करने लगती है और मायो को डिस्टर्ब कर रही थी। उसी बीच में वो अपने आप को ही थप्पड़ मारकर सारे पेशेंट और जो भी उनके गार्जियन थे उनको चिल्ला कर बुलाने लगती है और कहती है कि आप ऐसे जैसे डॉक्टर से दिखाने आए हैं जो पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर मैक भी आ जाते हैं और उन्हें तो लग रहा था कि मायो ने सीसी को सही में थप्पड़ मारा है और वो भी थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि मायो अभी भी मिस्टर मैक से प्यार करती थी। और ये गलतफहमी भी मायो बहुत जल्दी दूर कर देती है क्योंकि उसके पास सीसीटीवी प्रूफ था। और जब ये सारी बातें वहाँ पर पता चलती है तब सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं और क्योंकि वो डॉक्टर पर गलत ब्लेम जो लगा रहे थे वो अब गलत साबित हो चुका था। फिर उसी बीच में वहाँ पर मिस्टर रैन भी आ जाते हैं अपनी मायो को सपोर्ट करने के लिए और वो तुरंत पुलिस को भी लेकर आ गए थे और उस लड़की यानी सीसी को वहाँ से धक्के मारकर निकलवा देते हैं। सीसी मिस्टर मैक से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसका साथ दे वहाँ पर, क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। पर वहाँ पर मिस्टर मैक भी उसका कोई साथ नहीं देते हैं और उसे इतना ज़ोर से धक्का मारते हैं कि वो जाकर बेंच से उस टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठता है और उससे ब्लीडिंग भी हो रहा था। और तभी जब उसका इलाज हो जाता है तब वो वहाँ सभी को पता चलता है, मैक, मायो और मिस्टर रैन को, कि सीसी प्रेग्नेंट थी और उसका भी मिसकैरेज हो गया है, वो भी सिर्फ मिस्टर मैक की वजह से। और यहाँ पर मिस्टर मैक को कोई गलत फीलिंग्स आ ही नहीं रहा था, यानी उन्हें कोई गिल्ट ही फील नहीं हो रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा बुरा काम यहाँ पर किया है। वो तो बस ये चाहते थे कि मायो उनके लाइफ में वापस आ जाए। पर वहाँ पर मायो उसे कह देती है कि अब हमारे बीच में कोई भी बात करने के लिए कुछ नहीं रहा है, तो तुम मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस बनने की ज़रूरत भी मत समझना और अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। जैसे 7 साल पहले जिस तरह से मुझे छोड़कर चले गए थे उसी तरह से हमेशा के लिए मेरे लाइफ से चले जाओ। ये कहकर मायो और मिस्टर रैन वहाँ से
चले जाते हैं। पर इतना आसानी से मिस्टर मैक हार तो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि जब भी वो मिस्टर रैन को मायो के साथ देखते थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता था और साथ में जेलस भी फील होता था। फिर उसके बाद वो अब सीसी से मिलने के लिए जाते हैं मिस्टर मैक, पर वहाँ पर सीसी बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने बच्चे को खो देने से। पर वहाँ पर मिस्टर मैक को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो तो सीसी को अपना एक क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं ये रहा तुम्हारा हर्जाना और इससे से अपना काम चला लो। पर वहाँ पर गुस्से में सीसी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन पैसों से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? तुम्हें जरा सा भी सेम फील नहीं होता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? पर वहाँ पर मिस्टर मैक घमंड में कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पर जैसे ही वहाँ से मिस्टर मैक जा रहे थे तभी सीसी उन्हें कहती है कि अगर तुम मायो को पाना भी चाहते हो तब ये ड्रीम अपना भूल जाओ, क्योंकि तुम कभी भी उसका दिल अब दोबारा नहीं पा सकते हो। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर रात में मायो अपने बेटे कीचू के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, पर उसी बीच में वो न्यूज़ में देखती है सीसी के बारे में भी, क्योंकि सीसी एक बहुत ही बड़ी स्टार भी थी और जिसकी वजह से उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो अब मीडिया में छा गया था। और ये सब देखकर मायो को बहुत ज़्यादा बुरा तो उसके लिए लगता है, पर उसमें अब कुछ भी वो नहीं कर सकती थी। और उसी बीच में वहाँ पर मायो के पास मिस्टर मैक का कॉल आता है और वो उन्हें बता रहे थे कि उन्हें वो लंग कैंसर हो चुका है, जो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। पर वो चाहते हैं कि वो आखिरी बार मायो से मिलना चाहते हैं और इस पर मिस्टर रैन वहाँ पर मायो पर ही सारा फैसला करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को फुल्ली सपोर्ट करते थे और उनका जो भी डिसीज़न था वो उसके रिस्पेक्टफुल्ली उसे मानते भी थे। पर कॉल कट करने के बाद मिस्टर रैन और मायो एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। और अब अगले दिन हम वापस से हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर अब इस बार बैठे हुए थे और मायो को इस तरह से काम करते हुए देखकर बस उन्हें अपने वो उसी पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मायो किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया करती थी और उन्होंने अपने ड्रीम को भी बस मिस्टर मैक के ड्रीम के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया था ताकि वो उसे फुल्ली सपोर्ट कर सके। पर अब वो पछता कर क्या ही करेंगे, क्योंकि अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब मायो उनके लाइफ से बहुत ही दूर जा चुकी थी। उसके बाद मायो से माफ़ी मांगने के लिए मिस्टर मैक बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि मायो उनकी बात मान जाए और उनकी लाइफ में वापस आ जाए जो भी उनके पास है वो सब को छोड़कर। और उसी बीच में वहाँ पर मिस्टर रैन भी अपनी वाइफ को लेने के लिए आए थे, पर ये सब चीज़ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिस्टर मैक मायो को परेशान कर रहे थे। और उसी बीच में जब मिस्टर मैक और मिस्टर रैन में लड़ाई होता है तब मायो उन्हें रुकने के लिए कहती है और मिस्टर मैक को आखिरी बार कहती है कि वो उनके साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि वो जिनके साथ है यानी अपनी प्यारी सी फैमिली, अपने प्यारे हस्बैंड और अपने प्यारे बेटे के साथ, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है जैसे वो अपने पास्ट में कभी भी नहीं थी। उसी गुस्से में अब मिस्टर मैक कहते हैं मायो से कि मैं जानता हूँ कि तुम पैसों के लिए मिस्टर रैन से शादी की। और ये सुनते ही मिस्टर रैन को अब बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो तो अब मिस्टर मैक को मारने ही वाले थे और कहते हैं कि अब तुम्हारा लंग्स कैंसर क्या तुम्हें मारेगा, उससे पहले मैं ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा हमेशा के लिए। और वहाँ पर मायो उन्हें शांत कराती है और वहाँ से मिस्टर हालत में छोड़कर जाने वाले थे, पर उससे पहले जाने से पहले मिस्टर रैन के बारे में मायो मिस्टर मैक को कुछ बताना चाहती थी। जब वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे तब वहाँ पर मिस्टर रैन ही थे जो उसका पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, उसे जो भी चीज़ की ज़रूरत थी उसमें वो उसकी मदद करते थे। उसके आगे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी मिस्टर रैन ने ही मायो की मदद की थी, इसी वजह से वो आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। और इतना करने के बाद भी मिस्टर रैन का प्यार पार कर मायो आज बहुत ज़्यादा खुश थी, पर वहाँ पर मिस्टर मैक को ये सब नहीं दिख रहा था और इसी वजह से वो अब हर दिन कोशिश कर रहे थे। पर अब आखिरी बार मायो उनसे कह देती है कि अगर तुम्हारा यही सब हरकत रहा तब मैं भूल जाओ कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। वहाँ पर तो मॉम भी मिस्टर मैक की आ जाती हैं और ये सब अपने बेटे का कंडीशन देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर मायो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। और इसी तरह से धीरे धीरे मिस्टर मैक का कंडीशन और बिगड़ते जा रहा था, पर अब मायो अपने पास्ट को वापस से मोड़कर कभी भी नहीं देखने वाली थी, क्योंकि वो मिस्टर रैन और कीचू के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी।